हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज छठवां पार्ट देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किसके अधीन आता है? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है किसके अधीन आता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आता है। ठीक है, इसमें जो है नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के नाम से जो है 11 मई 2000 को, ठीक है, 11 मई 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 100 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं। और यह आयोग जो है पहले योजना आयोग के अंतर्गत था। मई 2005 में पुनर्गठित करके इसे जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को जो है सौंप दिया गया था। ठीक है, तो ये अब जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये जो है 2005 से इसके अंतर्गत कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई थी। तो राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा कब की गई? तो ये किया गया था नवंबर 2007 में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसे अधिकांशतया स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, और इसकी नियुक्ति जो है सरकार 2004 में की थी। ठीक है, और सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की जो 2007 को राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की, जो 23 नवंबर 2007 से जो है ये प्रभावित हुई थी। इसमें केवल उत्पादन पर बल न देकर जो है कृषकों की आर्थिक स्थिति पर भी बल दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कृषक आयोग जो था, ठीक है, राष्ट्रीय कृषक आयोग अगर देखा जाए तो उसकी स्थापना जो है आपका 2004 में किया गया था। ठीक है, लेकिन जो बाद में स्वामीनाथन आयोग हुआ, राष्ट्रीय किसान नीति बनी, तो इसकी स्थापना जो है 2007 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये सही 2007 का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो उसको निकासी कीमत कहते हैं, इशू प्राइस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निकासी मूल्य वह मूल्य होता है, ठीक है, जिस पर सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो है उचित मूल्य की दुकानों को अनाज निर्गमित करती है, उसी को क्या कहते हैं? निकासी कीमत कहते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कहा है, वह कीमत जिस पर जो है भारतीय खाद्यान्न निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न वितरण करता है उसको ही क्या कहते हैं? तो उसको निकासी कीमत कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की है, और यह संस्था जो है नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को जो है प्रकाशित करती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिवेश निधि संबंधित है। राष्ट्रीय विनिवेश निधि किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र से। ठीक है, पब्लिक सेक्टर से। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता, स्वामित्वधारिता जिसको कहते हैं, में कमी लाना ही क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। और विनिवेश सार्वजनिक उद्यम को जो है निजीकरण की ओर ले जाएगा। इस प्रकार जो है विनिवेश निजीकरण करने का एक माध्यम माना जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय विनिवेश निधि है वो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान है। भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सबसे अधिक योगदान है राष्ट्रीय आय का सेवा क्षेत्र से, ठीक है, सर्विस सेक्टर से। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011-12 श्रृंखला के आधार पर देखा जाए तो 2011-12 में कृषि एवं संबंध कार्यकलाप का हिस्सा जो है कितना था? तो कृषि का 18.9% था, ठीक है। उद्योग का हिस्सा जो है 32.9% था। सेवाओं का जो था, सेवा कर का जो था, ये था कितना? 48.2%। सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय आय में योगदान है किसका? सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कृषि 18% था और उद्योग का जो है 32% था और सबसे अधिक जो है सेवा कर का था, ठीक है, सेवा क्षेत्र का था। तो सी ऑप्शन सही होगा। और 19-20 का आंकड़ा भी यही है, ठीक है। 19-20 अगर 2019 और 20 का देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का आंकड़ा बढ़ के जो है कितना हो गया है? तो 54% हो गया है, ठीक है। यही पहले ही स्थान पे अभी भी बना हुआ है। सेवा क्षेत्र से भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान रहता है। वर्तमान समय में ये लेटेस्ट डाटा है 2019-20 का, 54% जो है आपका सेवा क्षेत्र के द्वारा राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिसकी प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो कौन सा राज्य है वो? तो बिहार है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2013 और 14 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय बिहार का जो था वो 28,774 करोड़ रुपए था, ठीक है। तो सबसे कम न्यूनतम है जो है वो कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश का देखा जाए तो मध्य प्रदेश का 44 था, 44,989 करोड़ रुपये था। और बिहार का जो है 28,774 करोड़ रुपये था, ठीक है। और उड़ीसा का देखा जाए तो उड़ीसा का जो है 49 करोड़, ठीक है। और 49,241 करोड़ था। और उत्तर प्रदेश का जो है 33,137 था, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो बिहार का जो है इन 4 राज्यों में सबसे कम था, ठीक है। तो आप इन 4 राज्यों को भी याद रखिएगा। और कभी कभी केंद्र शासित प्रदेशों के 4 राज्यों को दे देता है, उसमें से भी ये ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो नवीनतम डाटा लेकर के आप लोग जो है तैयार रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी डाटा आप लोग याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबका डाटा याद रखिएगा। 3-4 उसी में से दे देगा, आपको बताना होगा सबसे कम या सबसे ज़्यादा पूछ लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है। तो भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है तो केवल चालू खाते पर लागू है, ठीक है। ओनली करंट अकाउंट पर ये जो है लागू है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर जो है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की गई थी। कब? 1994 में, ठीक है। और चालू खाते में मुख्य रूप से आयात, निर्यात तथा अदृश्य व्यवहार आते हैं। सभी चालू व्यापारिक लेन देनों जिसमें यात्रा, शिक्षा हो गया, चिकित्सा संबंधी व्यय सम्मिलित होते हैं। इसके लिए जो है विदेशी विनिमय की उपलब्धता स्वतंत्र करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश सीमा क्या थी? तो ये 10 करोड़ रुपए थी, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास संशोधन जो है विधेयक, ये 2015 के अनुसार जो है सूक्ष्म उपक्रम में 50 लाख तक, लघु उपक्रम 50 लाख से अधिक किंतु 10 करोड़ तक जो है, मध्यम उपक्रम में निवेश सीमा जो है 10 करोड़ से अधिक किंतु 30 करोड़ तक कर दी गई थी, ठीक है। तो ये जो 2015 में लघु इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए जो निवेश मिलता था, ऋण मिलता था, उसका न्यूनतम सबसे जो है 10 करोड़ का प्राइस था और अधिकतम 30 करोड़ जो है के अंदर बाद में बढ़ा करके कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वर्तमान जनसंख्या नीति का उद्देश्य नहीं पूछा है। तो मातृत्व मृत्यु अनुपात में कमी लाना, ये तो उद्देश्य है इसका।
शिशु मृत्यु दर में कमी लाना ये भी उद्देश्य है। संक्रामक रोगों का रोकथाम एवं नियंत्रण ये उसके उद्देश्य में नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य उद्देश्य थे TFR को कम करना, उच्च कोटि की गर्भ निरोधक सेवाओं को सार्वजनिक तौर पर मुहैया कराना, जन्म मृत्यु विवाह और गर्भधारण को पंजीकरण कराना। चौथा था शिशु मृत्यु दर को कम करके जो है 30 से 1000 तक करना। ठीक है, टीकाकरण द्वारा रोगों से बच्चे का प्रतिरक्षण करना। ये संक्रामक रोगों का नहीं था। ठीक है, टीकाकरण द्वारा रोगों से बच्चों का प्रतिरक्षण था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। संक्रामक रोगों का सबको नहीं था, सिर्फ बच्चों को टीकाकरण लगा करके ये जो बड़े लोगों में संक्रामक फैला हुआ है वहीं पर रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो ये उसके उद्देश्य में शामिल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में खुदरा बाजार में FDI के लिए अनुमत इक्विटी निवेश की सीमा है। तो ये 100% है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। सिंगल बैंड रिटेल के पहले जो है FDI की ऊपरी सीमा का 100% कर दिया गया था और यह निर्णय लिया गया कि इसमें से जो है 49% ऑटोमेटिक रूप से होगा तथा इसके ऊपर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं FIPB, इस रूट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इक्विटी निवेश की सीमा निर्धारित की गई थी तो वो 100% की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।